बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिजिक्स को लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 10.4 एवेपोरेशन। अगर आप थोड़ी देर तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। अपनी बुक सामने रखिएगा। मैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको एमसीक्यू शॉर्ट के लिए मार्क करवाऊंगा बेटे, वो आपने निशान लाजमी लगा लेने अपनी बुक के ऊपर। ठीक है जी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। पहले 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन एवेपोरेशन या व्हाट इज मीन बाय एवेपोरेशन। तो इसको डिफाइन करते हैं, ये बुक वाली डेफिनेशन आप करेंगे, ये आसान है। कहता है एवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। एवेपोरेशन क्या है बेटे? एक नेचुरल प्रोसेस है। बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस, जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है बेटे किसमें? गैस में। एज इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। ठीक है, विदाउट बॉइलिंग, बॉयल किए बगैर अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कहलाएगा एवेपोरेशन। अब जरूरी नहीं है कि आप बॉयल नहीं कर रहे वाटर को या लिक्विड को, आप कर सकते हैं, वो आगे बात आएगी। अभी सिर्फ ये याद रखें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है बेटे किसमें? गैस में। बस ये प्रोसेस कहलाएगा एवेपोरेशन। शॉर्टकट याद रखें, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। याद हो गया? अब डायग्राम में देखें, ये आपके पास लिक्विड की सरफेस दिखाई जा रही है। अब इस सरफेस से ये सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो रहे हैं बेटे? एस्केप, यानी कि ये उड़ रहे हैं हवा में। तो ये जो लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन है, ये क्या कहलाती है? ये एवेपोरेशन कहलाती है। ठीक हो गया? याद हो गया बेटे? अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? फिर एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बात आगे कर रहा है, कहता है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। याद रहे, टेम्परेचर की हर वैल्यू पे एवेपोरेशन होगी। बट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, लेकिन जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा करेंगे, हाई करेंगे, तब एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा बेटे? फास्ट हो जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए ये आपने बात याद रखनी है। इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो एवेपोरेशन क्या हो जाएगी? स्लो, फास्टर, रिमेन सेम, इस तरह से। तो आप कहेंगे वो क्या हो जाएगी बेटे? एवेपोरेशन का अमल क्या हो जाएगा बेटे? फास्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे देखें, कहता है दिस चेंज अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड where some of the particles have enough energy to escape into the air as a vapor. As a vapor, एयर के अंदर ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बेटे? एवेपोरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी है कि ये वाटर की सरफेस से इजीली एस्केप कर सकते हैं। एस्केप का मतलब बाहर निकल जाना। तो पहले देखो, वाटर की सरफेस पे ये सारे मॉलिक्यूल पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ना। अब इनके पास अगर इतनी एनर्जी आ जाए कि ये वाटर की सरफेस से इजीली एस्केप हो जाए, मतलब वाटर की सरफेस को आसानी से छोड़ सके, उससे बाहर निकल जाए, तो बस फिर ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एवेपोरेशन। तो जरूरी नहीं है कि इसके नीचे बहुत ज्यादा हीट दें, ना ना ना, ये होगा, नेचुरल प्रोसेस है। आपको नजर ना आए समटाइम्स, ये भी हो सकता है, लेकिन एवेपोरेशन होगी। टेम्परेचर की हर वैल्यू पे आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर जी? आगे देखें बेटे, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे याद रखिएगा। कहता है एवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। जरूरी नहीं होता कि जो आपने लिक्विड लिया हुआ है उसको हीट अप करें फिर एवेपोरेशन हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, करा भी सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेशन हो सकती है। क्लियर बेटे? तो ये आपका सेकंड एमसीक्यू इंफॉर्मेशन बेस्ड बन सकता है कि भाई रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेशन हो सकती है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा हीट अप्लाई करें। अब मिसालें देगा इसकी, बस यहां तक इसको याद रखेंगे, आगे एग्जांपल्स देगा। तो आप कोई सी 2 एग्जांपल याद रख लीजिएगा। कहता है फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, व्हेन वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, अगर फर्श पर पानी गिरा हुआ है। जब हम देखते हैं कि फर्श पर पानी गिरा हुआ है, स्पिल्ड कहते हैं गिरा हुआ, इट ग्रेजुअली डिसअपियर्स एज इट टर्न्स इनटू द वाटर वेपर। वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्पेयर्स होता जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो वेपर की शक्ल इख्तियार करके गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद आके हम देखते हैं तो भाई यहाँ तो पानी गिरा पड़ा था, लेकिन अब तो नहीं है। तो क्या हुआ? वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर एवेपोरेट हो गया। It gradually disappears as it turns into the water vapor. This process play a key role in everyday life and in nature. तो नेचर में और हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका बहुत ही मेन रोल है, और ये हमें चीज सामने नजर भी आती है। अब इसके पीछे की कहानी आगे समझाएगा। अब बेटे 2 मिसालें यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा कहता है इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लॉथ,
जब आप गीले कपड़ों को खुश्क करते हैं तो उसमें ये हमारी मदद करता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, गीले कपड़े होते हैं, आप जब धूप में रखते हो, थोड़ी देर के बाद देखते हो कि वो आपके खुश्क हो जाते हैं कपड़े। तो क्या हुआ जी, वहां से देखें लिक्विड जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपोरेट हो गया, तो जिसकी वजह से वहां पे कपड़े आपके खुश्क हो गए। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ यहाँ से हम रीड करते जाएंगे, जो जो लाइनें इंपॉर्टेंट होंगी वो आप मार्क करते जाएंगे। जिस तरह से ये दो चीजें आपने याद रखनी है, ऊपर डेफिनेशन को क्लियर करना है, नीचे आपके पास ये पहली एग्जांपल आ गई। इस तरह से आप पॉइंट्स बना लेंगे। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर जी बुक से पढ़ाएं, तो मैंने फिर आपको बुक से ही बताना शुरू कर दिया है। ले जी आगे चलते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल आप बेटा याद रखेंगे, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कि कूलिंग आवर बॉडीज थ्रू द स्वेटिंग। स्वेटिंग कहते हैं पसीने का आना। तो जब देखें आपका बॉडी से हीट निकलती है, तो बेसिकली आपका जो बॉडी से पसीना है वो क्या हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, जिस्म के ऊपर आ जाता है ना। तो देखें बॉडी से क्या हो गया, एस्केप हो गया, बाहर निकल आया। तो ये भी एवेपोरेशन है ना बेटे। तो उसके बाद जैसे ही हमारे बॉडी से हीट निकलती है तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा, कूल हो जाता है। तो कूलिंग आवर बॉडीज थ्रू द स्वेटिंग। क्लियर है जी, यहां तक आप इसको तैयार करेंगे। अब आ जाए इसकी डिपेंडेंस देखते हैं कि एवेपोरेशन जो है ना ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या कह लें कि किन किन प्रोसेस के थ्रू आप एवेपोरेशन को डिस्कस कर सकते हो। पहले तो हम नेचुरल प्रोसेस की डिस्कशन करके आ रहे हैं ना। अब देखिए नंबर वन, टेम्परेचर। ये आपसे शॉर्ट में डिपेंडेंस भी पूछ सकता है, अगर डिपेंडेंस पूछे तो यही बात कीजिएगा, जो हम 6 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना बेटे, ये डिपेंडेंस में भी लिख सकते हो। तो पहला चीज है जी टेम्परेचर। अब अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो, सही है, अगर आपने लिक्विड लिया उस पर टेम्परेचर हाई कर दो, तो फिर क्या होगा, फास्टर एवेपोरेशन अकर्स। तो भाई टेम्परेचर का एवेपोरेशन के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे एवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। क्लियर, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है व्हेन हीट इज एडेड, जब आप हीट को ऐड करेंगे, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड मूव मोर एनर्जेटिकली, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ देम एस्केपिंग इनटू द एयर एज अ वेपर। जब आप हीट ऐड करेंगे लिक्विड में, हीट पुट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। जब एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वो वाटर की सरफेस से बेटे क्या हो सकते हैं, एस्केप हो जाएंगे इजीली। बेसिकली तो वाटर की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं ये वाले, इनको एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही आपने यहाँ से हीट दी, अब इनको एनर्जी ज्यादा मिल गई है। तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर देंगे, वाटर की सरफेस से वेपर की शक्ल में एवेपोरेट कर देंगे, एस्केप कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या है, एवेपोरेशन। तो इस तरह टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट है, तो ये एक चीज हो गई। अब देखें अगला इसका जो डिपेंडेंस फैक्टर है वो है क्या है, सरफेस एरिया। अब ये समझने वाला है, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, बेटा याद रखिएगा। कहते हैं अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउ मोर लिक्विड टू बी एक्सपोज टू द एयर। देखें अगर आपके पास जहां पे पानी है ना उसका अगर एरिया, सरफेस सरफेस एरिया ज्यादा है, बड़ा है, खुला है, और उसके ऊपर वाटर के सरफेस के ऊपर जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, वो आसानी से एवेपोरेट हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे सरफेस से। तो आपने यहाँ पे देखा एरिया के साथ जो रिलेशन है वो भी क्या है, डायरेक्ट। अगर एरिया बढ़ाओगे तो जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे वो जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे, इजीली एवेपोरेट हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, मतलब एयर के अंदर चले जाएंगे। कहता है विच स्पीड अप एवेपोरेशन। वही बात, अगर लार्जर सरफेस एरिया है तो बेटे जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर से कह रहा हूं, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो जो वाटर की सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स होंगे ये इजीली एस्केप कर जाएंगे एयर में, मतलब ये आसानी से उड़ जाएंगे। तो फिर इसीलिए आपने याद रखना है, लार्जर एरिया अगर है तो स्पीड भी क्या होगी एवेपोरेशन की, हाई। अच्छा जी, अब इसकी मिसाल दे रहा है, कहता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे वाटर इन अ वाइड शैलो डिश विल एवेपोरेट क्विकर देन द सेम अमाउंट इन अ टॉल। अगर आपके पास शैलो डिश है, बहुत बड़ी खुली, सही है, वहां पे पानी ऐसे, पानी के पार्टिकल्स के बिटवीन जो गैप है ना वो कम है, तो फिर इसका मतलब वो आसानी से एवेपोरेट हो जाएंगे। और अगर आपने एक चीज तंग ले ली है जिसका एरिया क्या है, स्मॉल, और है वो लंबी, अब एरिया क्या है, कम, लेकिन है टॉल, तो यहां पे एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटे, स्लो हो जाएगा। ये बात उसने समझाई है। ले जी आगे नंबर 3 पे देखें, एयर मूवमेंट। ठीक है, wind or air movement helps to carry away the vapor molecules from the surface of the liquid।
This prevents the saturation of the air above the liquid and allow more molecules to evaporate. 10.9 जैसे फिगर आपके पास पीछे बेटे दी गई है ना 10.9 में, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयर की वजह से, यानी कि आपने देखा यहाँ पे हम कोई हीट वगैरह तो नहीं दे रहे, लेकिन मॉलिक्यूल्स को जैसे ही इतनी एनर्जी मिली कि वो यहाँ से इजीली एस्केप कर सकते हैं, तो क्या हो गए, एवेपोरेशन। तो यही चीज उसने बेसिकली आगे पॉइंट बना के डिस्कस कर दी है, ठीक है, एयर मूवमेंट के हवा के अंदर, हवा की वजह से वाटर की सरफेस से मॉलिक्यूल्स का एस्केप हो जाना। फिर से कह रहा हूं, इस बात का मतलब क्या है कि अगर ये वाटर की सरफेस है, अब हवा तो चल रही है ना, तो वाटर की सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स का हवा की वजह से एस्केप हो जाना, ये आपके पास क्या कहलाता है, एवेपोरेशन। तो इससे भी हो सकती है एवेपोरेशन। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, नमी की बात कर रहे हैं। अच्छा अब देखें इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। कहता है कि इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर कहते हैं नमी को, कि अगर आपके पास हाई ह्यूमिडिटी है तो फिर वहां पे याद रखिएगा बेटे, एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नमी आ गई ना, तो नमी की वजह से एवेपोरेशन क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। बट इन ड्राई एयर, लेकिन खुश्क हवा की वजह से द प्रोसेस अकर्स मोर रैपिडली, जो खुश्क एयर होगी उसकी वजह से जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ये फास्ट हो जाता है, बहुत तेजी से हो रहा होता है। लेकिन जब नमी होती है हवा में तो उस वजह से फिर एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये दो बातें एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे वो कहता है बिकॉज द एयर कैन एब्सॉर्ब मोर वाटर वेपर, एयर जो है ना वो वाटर वेपर्स को ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है जी। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए दो बातें याद रखनी है, बस शॉर्टकट याद रखें। जब हवा में नमी होगी तो वेपोरेशन स्लो, जब ड्राई एयर होगी तो वेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, रैपिडली फास्ट। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाए जी, नेचर ऑफ द लिक्विड। अब देखें लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करती है वेपोरेशन, किसी में ज्यादा किसी में कम। कहता है डिफरेंट लिक्विड्स एवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्यों भाई, वाटर की नेचर पे या लिक्विड की नेचर पे एवेपोरेशन क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि बेटे हर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसीलिए एवेपोरेशन भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। पहले नेचर का पता लगाना पड़ेगा। अब वो मिसाल दे रहे हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर, वाटर के कंपैरेटिवली जो अल्कोहल होती है ये ज्यादा जल्दी से एवेपोरेट होती है। वजह क्योंकि उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स रिक्वायर लेस एनर्जी, क्योंकि जो अल्कोहल है उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी कम चाहिए होती है एस्केप होने के लिए, टू एस्केप इनटू द एयर। तो अगर यह सपोज करो कि ये आपके पास अल्कोहल के पार्टिकल्स है, अब इनको ना बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है एस्केप होने के लिए, मतलब इस सरफेस को छोड़ने के लिए। तो थोड़ी सी एनर्जी मिली, ये इस सरफेस को छोड़ के ऊपर चले जाएंगे एयर में। तो अल्कोहल में जो एवेपोरेशन होती है ये बेटे क्या होती है, वाटर के कंपैरेटिवली फास्ट होती है। ठीक है जी, यहां तक याद हो गया। लास्ट है जी हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर के साथ इसका रिलेशन क्या रहेगा बेटा, इनवर्स। कहता है लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन इनहांस एवेपोरेशन, मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो ये एवेपोरेशन को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। सिंस, अब सिंस कब लगता है, जब कोई चीज आपको पहले से पता हो उसको दोबारा डिस्कस करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले सिंस लगा लेते हैं। अब जो आगे बात करेगा वो हमें पता होगी। देयर इज लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस, यानी कि अगर ये आपके पास लिक्विड है तो उसकी सरफेस पे ये आपके पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब वो कहता है कि लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बेटे, प्रेशर क्या होगा, लो, तो इसका फायदा क्या होगा कि नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स को पुश मिलेगा ना वो कम मिलेगा। अगर उनको नीचे की तरफ पुश कम मिलेगा, ये देखो लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस, अगर उनको पुश कम मिलेगा नीचे की तरफ तो इसका मतलब वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वाटर की सरफेस से एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या हो रही है, जैसे ही सरफेस को छोड़ेंगे हवा में जाएंगे तो ये क्या होगा, एवेपोरेशन। तो इस तरह से प्रेशर पे भी इसकी डिपेंडेंस है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। लो जी, ये टॉपिक आपका यहां तक खत्म हो गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन, यानी कि एवेपोरेशन की तरफ से हमने अब कूलिंग की कॉज देखनी है, वजह देखनी है कि किस तरह से चीज ठंडी हो सकती है। अब यहाँ पे डायग्राम सिर्फ समझ लें, उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी अपनी भी लिख सकते हो और ये बुक वाली भी लिख सकते हो, बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक है।
अब यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर जिसके अंदर क्या है बेटे, वाटर, और ये आपको सारे मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, पार्टिकल्स भी कह सकते हो। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, पोर्शन ये वाला, इसमें ये जो सारे पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास एनर्जी क्या है, लो, मतलब ये कम गर्म है। बात समझ आ रही है? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिमेन लिक्विड, ये लिक्विड में ही रहेंगे, इनको हम लिक्विड ही बोलेंगे क्योंकि इनके पास एनर्जी क्या है बेटे, लो, ये यहां से जल्दी से एस्केप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, ये जो बीच का हिस्सा है, मिड वाला, ये वाला पोर्शन, इसमें जो आपको मॉलिक्यूल्स ये नजर आ रहे हैं, इसमें वो कहता है मीडियम एनर्जी मॉलिक्यूल्स पुल्ड बैक इनटू द वाटर। इनके पास भी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि ये यहां से एस्केप कर सकें, बाहर निकल जाए, बल्कि ये भी दोबारा लिक्विड में ही रहेंगे। हाँ, ये जो ऊपर टॉप का पोर्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी सरफेस की बात अगर हम करें, यहाँ पे ये जो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। इनके पास क्या है बेटे, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एवेपोरेटिंग, यानी कि ये बहुत ज्यादा गर्म मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इनके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये आसानी से वाटर की सरफेस से क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो होगी ना एवेपोरेशन। तो जब इस सारे लिक्विड में से वो मॉलिक्यूल जो ज्यादा गर्म है, जो इनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो तो बाहर निकल गए, तो पीछे वो मॉलिक्यूल्स बच गए जिनके पास एनर्जी बहुत थोड़ी है, तो पीछे वाला लिक्विड क्या हो जाएगा, ठंडा। क्योंकि जो गर्म थे पार्टिकल्स वो तो बाहर निकल गए, उनके पास एनर्जी ज्यादा थी, वो जल्दी जल्दी बाहर निकल गए एयर में। पीछे जो बचे उनके पास क्या है, एनर्जी कम, तो ये क्या हो गया जी, एवेपोरेशन की वजह से हमने यहाँ पे कूलिंग की कॉज देखी। हो गया ना, समझ आ गई ना। अब यही चीज आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, टॉपिक खत्म। ये देखिए मैं एक दफा पढ़ देता हूं ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। ड्यूरिंग एवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास लिक्विड था वहां से हीट निकली, मतलब हीट एनर्जी जिन जिन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा थी वो बाहर निकल गए, पीछे जो बचे उनके पास एनर्जी कम है, तो ओवरऑल आपका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कूलिंग। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन, देखें, दिस प्रोसेस cools the liquid down because the higher energy molecules leaving behind cooler molecules। भाई जो ज्यादा गर्म मॉलिक्यूल्स थे वो उनको, जिनके पास एनर्जी कम थी, छोड़ के बाहर गए, चले गए हैं, निकल चुके हैं, तो ओवरऑल जो पीछे इफेक्ट होगा वो बचेगा कूलिंग का। बात समझ आई? तो पहले पैराग्राफ के अंदर ही उसने सारी बात खत्म कर दी है, तो डायग्राम बना के ये पहला पैराग्राफ आप लाजमी लिखोगे, यहां से यहां तक इसको मार्क कर लीजिएगा बेटे। और ऊपर जो आपको सारी डिपेंडेंस बताई है, ये 6 के 6 पॉइंट्स भी आप लाजमी याद रखेंगे। ले जी आगे चाहते हैं, आगे एग्जांपल देगा, कहता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अब डिफरेंट एग्जांपल दे रहा है, बस टॉपिक खत्म हो गया है। व्हेन वी स्वेट, यानी कि जब हम गीले होते हैं पसीने से, द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स, तो भाई हमारे जिस्म से पसीना एवेपोरेट हुआ है ना, ठीक है, इसका मतलब हीट निकली है, तो पीछे जिस्म हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा। आप हाथ लगा के देख ले, जब आपको पसीना आया हो थोड़ी देर बाद आप हाथ लगाए, पर जिस्म ठंडा होता है। अच्छा, टेक, क्योंकि हीट निकल गई है ना, तो टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेकिंग अस फील कूलर, जब हमारे बॉडी से हीट निकल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे भाई, हम ठंडा फील करेंगे कि हमारा जिस्म ठंडा हो गया। सिमिलरली वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डे, ये पहले भी बता चुका हूं कि जैसे आप गीले कपड़े जो है ना वो खुश्क करते हैं बेटे, कब, गर्मियों में, बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं बिकॉज, क्योंकि, वजह बता रहा है, बिकॉज, क्योंकि हो सकता है ना कुछ बच्चे सोच रहे हो यार गर्मियों में पता नहीं कपड़े क्यों जल्दी खुश्क हो जाते हैं बाहर धूप में रखने से, तो कहते हैं बिकॉज, क्योंकि वाटर एवेपोरेट्स क्विकली, जल्दी हो जाता है, कूलिंग द क्लॉथ एज इट एवेपोरेट्स। तो बस यहां तक आप इसको तैयार करेंगे, आगे जरूरत नहीं है। इसी के साथ बेटे यहाँ पे देखें एक साइड बॉक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जितना आपने अभी पढ़ा है ना, कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन, मतलब यहाँ पे जो कुछ आपने याद रखा है, इसकी वजह से आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जा रहा है, कि पता तो चले ना कि आपको कितना तैयार हुआ है टॉपिक। कहता है कि इफ एवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, अगर एवेपोरेशन ही प्रोड्यूस कर रही है कूलिंग को, तो व्हाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर फील कोल्ड, तो फिर जिस वाटर को आप बॉयल कर रहे हो उसको आप ठंडा फील क्यों नहीं करते। देखो ना वेपोरेशन क्या है, अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा थी वो वाटर के सरफेस से एस्केप कर गए, वो हवा में चले गए, पीछे वो मॉलिक्यूल्स बचे जिनके पास एनर्जी बहुत थोड़ी है, ठीक है, कम गर्म है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है भाई, देखो एवेपोरेशन हुई, उससे क्या हो गया, ये पीछे वाला कूल, तो यहाँ पे एवेपोरेशन की वजह से हमने कूलिंग प्रोसेस देखा। अब वो यही बात आगे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, कहता है अगर एवेपोरेशन ही प्रोड्यूस कर रही है कूलिंग,
पिछले टॉपिक की बात को पहले उसने यहाँ पे मेंशन किया है। तो फिर हमें ये बताओ कि व्हाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर फील कोल्ड, यानी कि जब आप वाटर को गर्म कर रहे होते हो, बॉयल कर रहे होते हो, तब आप उसको ठंडा फील क्यों नहीं करते? अब एवेपोरेशन क्या है? सवाल समझ आया ना? बहुत ही अहम बात कर रहा है। अब जरा जवाब भी सुनिएगा और इसको समझें भी सही। पहले तो एवेपोरेशन को समझें, पीछे डिफाइन भी कर चुके हैं, ये वाटर लिक्विड समझ लें, उसके सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब अगर यही लिक्विड किसमें बेटे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सपोज करें जी, आपने इसको यहाँ पे हीट अप्लाई कर दी। अब देखें ये क्या हो रहा है, एवेपोरेट मतलब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एवेपोरेशन। यही बात पढ़ी है ना, एवेपोरेशन। अब वो कहता है यही बात आप यहां पे भी कर रहे थे, लेकिन यहां पे देखो हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे, यहां पे बस हम ये बात कर रहे हैं कि जो वाटर की सरफेस पे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा थी वो बाहर निकल गए, पीछे वो बचे जिनके पास एनर्जी बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, कोल्ड। अब यहां पे देखो दोनों में फर्क है, यहाँ पे आपने हीट सोर्स अप्लाई कर रखा है, एवेपोरेशन बिल्कुल हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप बॉइलिंग वाटर को इसीलिए कोल्ड फील नहीं करते क्योंकि बेटे आप यहाँ पे एक्सटर्नल हीट सोर्स अप्लाई करी बैठे हैं। ये आप रीजन देंगे उसको, जो जिसकी वजह से देखो इन मॉलिक्यूल्स को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है कि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है उससे भी ज्यादा ये हीट मिल रही है, जिसकी वजह से आप कभी भी बॉइलिंग वाटर को ठंडा फील नहीं कर सकते। ये मैंने आपको समझा दिया, जवाब दे दिया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ये देखें, इस तरह से जो बात आपको यहां पे समझाई वही आप लिख दें। बॉइलिंग वाटर डज नॉट फील कोल्ड बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल हीट सोर्स सप्लाई एनर्जी मच फास्टर देन एवेपोरेशन रिमूव्स इट। ये आपने देखो सोर्स हीट का अप्लाई कर रखा है और ये इनको इतना जल्दी हीट अप कर रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जिससे आपका जो एवापोरेशन प्रोसेस है ना उससे भी जल्दी ये इन मॉलिक्यूल्स को हीट अप कर रहा है। तो भाई कहां से आप ठंडा फील करोगे, ठंडा तो आप तब फील करें ना जब ये वाले पार्टिकल सारे बाहर निकल जाएं, पीछे ये हीट बहुत थोड़ी हो जिसकी वजह से कुछ देर के लिए हमें ये ठंडा फील हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो बल्कि आपने हीट सोर्स अप्लाई कर रखा है जो कि इनको बहुत जल्दी गर्म कर रहा है, तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे इसको ठंडा फील करें। एंड बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, और यहाँ पे जो बॉइलिंग हो रही है वो भी बेटे थ्रू आउट द लिक्विड हो रही है। पीछे जो हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे सिर्फ देखो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे थे कि वो बाहर निकल गए हैं, पीछे जो बचे हैं उनकी एनर्जी कम है जिसकी वजह से आपने ठंडा फील किया। लेकिन यहाँ तो आप थ्रू आउट द लिक्विड बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट एट द सरफेस। यहाँ पे आप सिर्फ सरफेस की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरा लिक्विड ही आपका गर्म हो रहा है क्योंकि उस पर आपने हीट सोर्स अप्लाई कर रखा है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये है इस सवाल का जवाब। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको बेटे नोट कर लें ताकि पेपर में आए तो आप इसी तरह इसका आंसर लिखें और आपको नंबर पूरे मिल जाए। क्लियर? चलें जी आगे चलते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड, कहता है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, ठीक है, यानी कि बेसिकली आपके पास केमिकल्स हैं। तो अब इस टॉपिक के अंदर ना अगर आप सिर्फ ये डायग्राम समझ लेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो थ्योरी आपने इसमें याद रखनी है वो यहां से बेटे ये देखें, यहां से आप निशान लगा लें बेशक, यहां से लेकर यहां तक आप ये थ्योरी की लाइंस रीड आउट करेंगे, इनको तैयार करेंगे। बाकी ये डायग्राम असल है, डायग्राम बनानी भी होगी और इसको समझना भी होगा। अगर ये समझ आ गई तो ये थ्योरी आप अपनी खुद वर्डिंग बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब जरा मैं समझाता हूं आपको, लेकिन तवज्जो होगी तो ये समझ आएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी आपको। सबसे पहले बेटे इसके अंदर याद रखिएगा रेफ्रिजरेशन क्या मतलब। रेफ्रिजरेशन का मतलब ठंडा होने का प्रोसेस। जिस तरह रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज की हम बात अगर करें तो फ्रिज क्या करता है, चीजों को जो हम उसके अंदर चीजें रखते हैं उनको ठंडा करता है। फ्रिज का यही काम है ना, चीजों को ठंडा करना, हम लेते भी इसीलिए हैं। तो यहां पे भी वही मुराद है। तो अब वो कहता है विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बगैर आपने क्या करना है, चीजों को ठंडा करना है। अब ये क्या बनाए हैं भाई, CFCs, इसको शॉर्टकट बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपके पास है केमिकल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये ऐसे केमिकल्स हैं, यहाँ पे आखिरी लाइन में देखिएगा, ये ऐसे केमिकल्स हैं बेटे, ये जो हमारे पास ओजोन गैस होती है ना एटमॉस्फेयर में, जो हमारे पास ओजोन गैस होती है एटमॉस्फेयर में, ये इसको खत्म कर देते हैं। अगर ये ओजोन गैस ही खत्म होगी, यानी कि ये जो केमिकल्स हैं
ये इस गैस को खत्म कर देते हैं। अगर इसको खत्म कर दें तो जो सूरज से आपके पास हाई एनर्जी रेडिएशन आ रही है या कह लें यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, तो वो तो सीधा आके जमीन पे पड़ेगी, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। हम भी हैं, हमें भी नुकसान हो सकता है, हमारी बाकी चीजों को नुकसान हो सकता है। तो अब इस चीज से हमने बचना है, क्योंकि अगर आप ये पुराने दौर वाले केमिकल्स का इस्तेमाल करके फ्रिज के अंदर चीजों को ठंडा करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान कभी भी हो सकता है। क्योंकि ये वाले जो केमिकल्स हैं वो ओजोन, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन गैस होगी उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर ये खत्म हो गई, यही तो है जो इनको कंट्रोल करती है। अगर ये खत्म हो गई तो फिर ये रेडिएशन डायरेक्ट पड़ेगी जो कि हमें डैमेज कर सकती है। अब इस चीज से बचना है। देखो, CFCs यानी कि इसके बगैर, इन केमिकल्स के बगैर चीजों को ठंडा करना, ये पुराना दौर है, खत्म हो गया है। यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ आई ना? टॉपिक का पता चल गया ना कि इसमें करने क्या जा रहे हैं। अब आपको समझ भी जल्दी आएगी। अब आ जाए जरा डायग्राम की तरफ। हम ना इस टॉपिक के अंदर ये सिर्फ 4 चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैंने यहाँ पे लिखा है नोट, कि पहले हम एवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कंप्रेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कंडेंसेशन, और उसके बाद एक आखिरी पॉइंट होगा हमारे पास कैपिलरी ट्यूब। इसका क्या काम है? ये 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देख के घबराए नहीं, डरे नहीं। ले जी, स्टार्ट करते हैं, डायग्राम को समझते हैं। अब बेटे ये है जी हमारे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना ब्लू, समझ लो ये फ्रिज पड़ा है, उस फ्रिज के अंदर ये हमारे पास क्या है जी, रेफ्रिजरेंट, मतलब लिक्विड है। सही है, उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड हमारे पास 2 तरह का है, या लिक्विड या गैस। तो यहाँ पे जो हमारे पास, ये मैं जिस एरिया को शेड कर रहा हूँ, ये हमारा रेफ्रिजरेंट है। मतलब यहाँ पे हमारा लिक्विड पड़ा है। सही है। अभी क्या है बेटे, लिक्विड। इस चीज को ना देखिएगा कि गैस है फलानी चीज, अभी समझे जरा गौर से, एक एक चीज क्लियर करूंगा। ये हमारा रेफ्रिजरेंट जिसके अंदर क्या है बेटे, लिक्विड। इसको आप लिक्विड चैम्बर भी बोल सकते हो। यहाँ पे लिख दूं कि आप इसको शॉर्टकट लिक्विड चैम्बर, ताकि याद रहे ये आपका लिक्विड चैम्बर है, इसमें लिक्विड होगा। हम कहते हैं ना कि यार फ्रिज के अंदर वो गैस खत्म हो गई है, ये वही मुराद है यहाँ पे। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड, कि ये हमारा रेफ्रिजरेंट है। कहते हैं ना फ्रिज के अंदर यार गैस खत्म हो गई है या गैस है, तो ये वही बात मैं कर रहा हूं कि भाई ये हमारा रेफ्रिजरेंट पड़ा है, इसके अंदर होगा लिक्विड। अब वहां पे देखें, जरा गौर से समझिएगा। अब ये जो रेफ्रिजरेंट है ना, ये क्या करेगा बेटे, सराउंडिंग, मतलब अपने इर्द गिर्द से हीट को एब्सॉर्ब करेगा। ये रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है बेटे, देखो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। ये हीट कहां से ले रहा है? फ्रिज के अंदर आपने क्या रखी हुई है बेटे, कोई फूड हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें और हो सकती हैं। जो आपने फ्रिज के अंदर चीजें रखी है ना, वहां से ये क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट ये हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, हीट को खींच रहा है। अब इसने हीट खींच ली, यहां तक हीट आ गई। सही है। अब हीट की वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी। जब उनको एनर्जी मिलेगी, तो वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ये मैं बना रहा हूं, इनको जैसे ही हीट मिलेगी तो इनको एनर्जी मिली, एनर्जी की वजह से ये क्या करेंगे, एस्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो देखो, पहले लिक्विड था, हीट यहां से रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब करेगा, वो हीट किनको मिली, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मिली। इसका मतलब उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिली तो वो यहां से क्या कर देंगे, एस्केप कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए, अब ये एस्केप करके बाहर निकल रहे हैं। तो लिक्विड क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया बेटे, किस में, गैस में। तो अब इस वाले हिस्से से ऊपर ऊपर देखो, ये चीज यहाँ पे क्या आ गई, गैस बन गई। पहले लिक्विड था, यहां से उसने हीट को एब्सॉर्ब किया, हीट की वजह से उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, वो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से एस्केप कर गए, बाहर निकल गए। अब लिक्विड गैस में क्या हो गया, कन्वर्ट। तो ये देखो गैस आ गई। अब ये गैस जा रही है, ये गैस है, एरो का निशान देखिए, ये गैस आई, गैस आई, गैस आई। अब यहां से तो जो खुराक अंदर पड़ी थी, वहां से हीट निकल चुकी थी, हीट निकल गई तो पीछे ये चीजें क्या हो जाएंगी, ठंडी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे कूलिंग, कि हीट यहां से निकली, जो आपके पास खुराक पड़ी थी फ्रिज के अंदर, अब वहां पे क्या होगी बेटे, ठंडक हो गई। ले जी, अब गैस आ रही है ना, ये एरो देखिएगा, गैस आई 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 आई, यहां तक पहुंच गए। ये गैस आ रही है, क्या आ रही है, गैस आ रही है, ये यहां पे पहुंच गई। अब याद रखिएगा, ये जो गैस आ रही है, इसका टेम्परेचर भी लो है और प्रेशर भी लो है। ये गैस क्या है बेटे, एट लो टेम्परेचर एट लो प्रेशर। ये बात जहन में रख ले। यहां तक। अब ये गैस आगे जा रही है जी,
ये चलते 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 यहाँ पे पहुंच गई। अब आगे लगा हुआ है यहाँ पे कंप्रेसर। बस टॉपिक खत्म होने वाला है। क्या लगा हुआ है बेटे? कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या मतलब है? बाहर यही मतलब बनता है ना कि चीजों को कंप्रेस करना। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि ये जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाली गैस आई है, इस कंप्रेसर में ये कंप्रेसर क्या करेगा? उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से उस गैस का टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर भी हाई हो जाएगा। यहां तक गैस पहुंची तो उसका प्रेशर टेम्परेचर लो था। अब ये कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब गैस यहां तक पहुंच चुकी। अभी ये गैस ही है। अभी ये सिर्फ गैस ही रहेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो चुका है? हाई हो चुका है। यहां तक पहुंच गए। क्लियर है यहां तक? चलें जी। अब ये गैस कौन सी है बेटे? जिसका प्रेशर टेम्परेचर हाई है। ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अब आगे यहां पे लगा हुआ है ये वाला कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या करेगा? इस हाई प्रेशर वाली गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ना, यहां तक ये क्या है? कंप्रेसर का काम। ऊपर लगा हुआ है ये कंडेंसर। तो यहां तक ये देखो, ये बुक ने यहां पे शो भी कर दिया है कि भाई इसके नीचे नीचे ये अभी तक क्या है? गैस है। हमने भी यही कहा भी यहां तक पहुंचे तो इसका मतलब ये गैस कौन सी है? जिसका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब ये गैस से आगे यहाँ पे देखो लगा हुआ है कंडेंसर। ये जो आपको कॉइल नजर आ रही है, अगर आप फ्रिज के पीछे वाली साइड पे जाके देखें ना, तो वहां पे एक इस तरह की एक जाली लगी होती है। ठीक है, और उसके अंदर इस तरह से ये कॉइल के लूप बने होते हैं, इस तरह के ये वाले। ये आपका क्या है? यहाँ पे बाहर वाली साइड पे कंडेंसर रखा होता है। अब ये क्या करता है? यहां से हीट को ये रिलीज करेगा। यानी कि आप फ्रिज के पीछे वाली साइड पे जाके देखें, जहां पे कंडेंसर पड़ा है, वहां पे आप देखें कि वह जगह गर्म होती है। वो इसीलिए कि कंडेंसर यहां से क्या करता है बेटे? हीट को ये देखो, ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अब हीट को अगर आप रिलीज करेंगे तो फिर बताएं मुझे, हीट को आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब जब गैस बन चुकी थी तो वहां से अगर हीट को निकालेंगे तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटे? लिक्विड में। तो अब इस कंडेंसर ने क्या किया? यहां से हीट को रिलीज किया, तो वो जो गैस थी वो बेटे लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ये कन्वर्जन या गैस का लिक्विड में चेंज होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसर से याद रख लें कंडेंसेशन। बात समझ आई? तो यहां तक कितनी कैटेगरी हमने पढ़ ली बेटे? 3। यहां तक पहुंच गए। तो अब देखें, पहली एवेपोरेशन समझ आ गई कि ये जो रेफ्रिजरेंट है ये यहां से फूड जो अपने फ्रिज के अंदर खाने पीने की चीजें रखी हुई है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वो हीट मिली लिक्विड को, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड है। अब लिक्विड को जब हीट मिलेगी तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, जिसकी वजह से वो एस्केप कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब देखो एवेपोरेशन हो रही है ना, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो अब इसका मतलब इस हिस्से में क्या है? गैस। अब ये गैस जा रही है और जहां से हीट निकली खुराक से, तो वो पीछे चीजें क्या हो जाएंगी? ठंडी। और हमारा भी यही टारगेट है कि चीजें ठंडी हो जाए। अब ये गैस आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ पहुंची। इस गैस का भी प्रेशर टेम्परेचर क्या है? लो। अब ये पहुंची यहाँ पे, आगे लगा हुआ है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा? इस गैस को कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन की वजह से ही अपना टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ये पहुंच गए हम यहां तक। अभी भी यहां तक क्या है? गैस है। उस गैस का प्रेशर टेम्परेचर क्या है? हाई। अब आगे लगा होगा कंडेंसर। तीसरा स्टेप ये वाला कंडेंसेशन। अब कंडेंसर क्या करेगा? यहां से हीट को रिलीज करेगा। हीट को रिलीज करेगा। जब गैस से हीट को निकालोगे तो वो गैस चेंज हो जाएगी बेटे किस में? लिक्विड में। तो इस हिस्से में देखो अब आपके पास क्या है? लिक्विड है। बात समझ आ गई ना? तो अब यहां तक हम पहुंच गए। तो ये 3 चीजें यहां पे तक क्लियर है। आगे मैंने लिखा हुआ है कैपिलरी ट्यूब। तो यहां तक पहुंचने के बाद यहां पे देखो ये एक लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, बारीक सी पतली सी एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, जिसमें बेसिकली ये जब गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो वो लिक्विड यहां से पास करता हुआ दोबारा आपका रेफ्रिजरेंट, मतलब वो जहां पे लिक्विड रखा होता है वहां पे वो लिक्विड पहुंच जाता है। फिर से यहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उनको एनर्जी मिलेगी, वो पार्टिकल्स यहां से ऐसे आएंगे, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड। फिर ये साइकिल पूरा इस तरह से चलता रहता है। ये है पूरी डायग्राम, जिसके अंदर आपको एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी है। थोड़ा सा टाइम इस पे लगा है, लेकिन मैंने 2 दफा रिपीट इसीलिए किया था कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि ये प्रोसेस हो किस तरह से रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गई होगी। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बेटे अपनी थ्योरी बना सकते हो। और जो बात मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है ना, ये मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई है, मार्क की हुई है, ये बातें सारी यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। एक दफा इसको खुद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं।
क्लियर? ये देखें, कहता है द रेफ्रिजरेंट evaporates, it absorb a large amount of heat from the surrounding area such as inside a refrigerator। मतलब फ्रिज के अंदर यहाँ पे जो चीजें आपने रखी हुई है ना, वहां से ये रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड या कह लें लिक्विड चैम्बर, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से लिक्विड एवेपोरेट होगा, एवेपोरेशन आ गई ना, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये गैस जा रही है, यहाँ पे पहुंचेगी, फिर ये उसको कंप्रेस करेगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर आगे कंडेंसर जहां से हीट को रिलीज करेगा तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। फिर आगे कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है तो वो लिक्विड जो होगा वो यहाँ से इस ट्यूब से निकलता हुआ दोबारा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में आ जाएगा। फिर से ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं, आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट को ये बात क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।